जहां अजनबियों के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत ही पाई जाती है, वीरा पर लानत भेजो। मैंने फौरन जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे साथ चलने पर अब भी आमादा हूँ। वीरा को कायल भी किया जा सकता था, लेकिन तुम खुद भी हमें छोड़कर भाग निकले हो। वीरा के दिमाग का फतूर गहरा मालूम होता है। तुम खुद सुन चुके हो कि उसने मुझे अल्बर्टो के नाम से पुकारा था। अल्बर्टो कर्नल जैसी जोन्स का करीबी साथी और बदकिस्मती से मेरा हमशक्ल था। वीरा की खोपड़ी में यह बात बैठ चुकी है कि मैं अल्बर्टो हूँ, और शायद इसीलिए उसने अपनी कसन को तुम्हारे साथ इस्लामाबाद भेजा था ताकि मुझे घेर सके। तुम बिला वजह पुरानी बातें दिल में लिए बैठे हो। मैंने उसकी बात काट कर हाँक लगाई। वीरा ने मुझसे भी अपने शुबे का जिक्र किया था। मुझे तुम्हारे पुराने और मौजूदा फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मिल चुकी है, जो मैंने वीरा से मख्फी रखी है। मुझे तुम्हारे काम और तरीकाकार से शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन मुझे तुम्हारे जफर होने में जरा भी शुबा नहीं है। मैंने वीरा के शाने पर हाथ मारना चाहा तो वो सीट की ठोस पुश से जा टकराया। मैं पुकलाकर बाएं तरफ मुड़ा। इस समत का दरवाजा खुला हुआ था और वीरा की सीट खाली थी। शायद उसकी मुहिम जोई की रग फड़क उठी थी और वो अल्बर्टो से 10-10 मुकाबले का इरादा करके बाहर निकल पड़ी थी। अल्बर्टो मुसल्ला होता तो हमारे लिए एक पल भी जीप में ठहरना खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन हम उसे फ्लैश मैन होटल में ही गैर मुसल्ला कर चुके थे। इसी वजह से मैं वीरा के बारे में भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं था। वो किसी भी तरह अल्बर्टो को होशियार किए बगैर उसके सर पर पहुंचने में कामयाब हो जाती तो हमारा शिकार दोबारा हाथ आने के कभी इम्कानात मौजूद थे। वीरा को उस हद तक पहुंचने का मौका फराहम करने के लिए अल्बर्टो को बातों में उलझाए रखना जरूरी था ताकि उसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ मरकूज रहे। इसलिए मैंने चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद ही अपनी तकरीर दोबारा शुरू कर दी। जीप से भागकर तुमने मुझे मायूस किया है। मेरी आखिरी फिक्र ने उसकी खोपड़ी चटका दी और मेरी बात काट कर भिन्नाए हुए अंदाज में बोल पड़ा, तुम ये क्या भागने भागने की रट लगा बैठे हो? वीरा एक पागल औरत है। वो मेरी खोपड़ी से पिस्तौल की नाल लगा चुकी थी और किसी भी लम्हे मेरे सर में पिघला हुआ शीशा उतार बैठती। मैं खुद को उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। मैं तो अपनी दनिश में तुम दोनों को जबरदस्त धोखा देकर बच निकलने में कामयाब हुआ। खैर, अब तुम वापस लौटाओ। वीरा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैंने कहा, जब तक तुम दोनों मुसल्ला हो ये नामुमकिन है। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। उसकी आवाज फैसला कुन थी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास बीम गन के अलावा 2 पिस्तौल हैं, एक मेरा और दूसरा वीरा का। तुम ये तीनों हथियार फिजा में मेरी तरफ उछाल दो। मैं जब तक इनके गिरने की आवाज नहीं सुन लेता तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा। हम इतने कीमती हथियार इस वीराने में बर्बाद कर दें? मैंने हर से सवाल किया। फिक्र ना करो, बाद में हम जीप के हेडलैम्प्स की रोशनी में इन्हें तलाश कर लेंगे, लेकिन ये मेरी तहवील में रहेंगे। शर्त मंजूर है तो बात करो, वरना मैं दूसरी राह पर चल निकलूंगा। बीम गन एक एहसास हथियार है। मैंने उसे जताना चाहा। जमीन पर गिरने से वो तबाह हो जाएगा। वीरा की अमाकत की ये कीमत तो तुम्हें अदा करनी ही होगी। तमाम हथियार यके बाद दिगरे फेंकोगे ताकि 3 अलग अलग आवाजें वाज़ेह तौर पर सुनी जा सके। यह ख्याल रखना कि मेरे कान किसी और चीज के गिरने और पिस्तौल के गिरने से पैदा होने वाली आवाजों में बखूबी तमीज कर सकते हैं। मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर सकते तुम। तो अपनी शराइत में जरा भी नरमी पर आमादा नहीं था। अच्छा, तो हमें चंद मिनट की। मेरी बात अधूरी ही रहेगी क्योंकि फिजा में ऊक की एक कराह के साथ अल्बर्टो की नामानूस अल्फाज और फिक्रे गूंज उठे थे। शायद वीरा को दबे कदमों उसके सर पर पहुंचने का मौका मिल गया था और अल्बर्टो उस नागहानी मुसीबत पर बेसाख्ता अपनी मादरी जुबान का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। मैंने फौरन ही जीप से छलांग लगा दी और पूरी कुव्वत के साथ उस समत में दौड़ लगा दी जिधर से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। अल्बर्टो दुश्मन मुल्क की सरजमीन पर मौजूद एक पेशावर सीक्रेट एजेंट का किरदार अदा कर रहा था। ऐसे लोगों की जिंदगी का हर लम्हा मौत के जबड़ों से गुजरता हुआ महसूस होता है। ऐसे ही मौका पर उनकी पहली गलती ही अमूमन उनकी आखिरी गलती साबित होती है, क्योंकि उनके बाद अजल उन्हें अपने आईनी चुंगल में कस लेती है। फिर वो ये भी जानते हैं कि मिशन में कामयाबी के बाद वो जिंदा लौटें तो अपनी सरजमीन पर हर इज्जत और एजाज के साथ करार दिए जाते हैं। अयाम अमन में दुश्मन की सरजमीन पर फराइज की अंजामदही में मारे जाएं तो उनका वतन उन्हें अपनाने के बजाय उनसे लाताल्लुकी इख्तियार कर लेता है। ऐसी सर्द और भयानक लाताल्लुकी कि उन्हें अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती। अल्बर्टो इस तरह की हालत में हिस्पानी जुबान का सहारा ले बैठा था, लेकिन मुसीबत में गिर जाने के बावजूद उसे होश आ गया कि अपनी मादरी जुबान से लाइल्मी का ड्रामा रचा कर ही वो जफर बना रहने में कामयाब था। इसलिए उसने फौरन ही उर्दू और अंग्रेजी की मिली जुली कालियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वीरा की मुसलसल खामोशी और अल्बर्टो की न रुकने वाली आवाजों से यह अंदाजा हो रहा था कि वीरा उस पर भारी पड़ रही थी। वीरा बज़ाहिर बहुत नर्म नाजुक सी औरत थी। उसकी कामत और जिसामत को देखते हुए यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि मार धाड़ में अपने से कहीं तवाना मर्दों को भी जेर करने की सलाहियत रखती है। मैं उसके दाव पीच की मिसाली बर्तरी का बारहा मुशाहिदा कर चुका था। उसमें दूसरी खूबी यह थी कि वो बला की बेखौफ बाकी हुई थी। हालात कैसे ही बुरे और खतरनाक क्यों ना हो, वो अपने जहन में समाचाने वाले जवाबी हरबों को अमली जामा पहनाने में पहल करने का मौका कभी नहीं खोती थी। और इस वक्त भी उसने शायद अल्बर्टो को बेखबरी में चा लिया था। मुझे सबसे ज्यादा खौफ इस समर का था कि वो 2 टीलों वाले दर्रे से बहुत दूर नहीं थे। अगर वहां एक तरबियत याफ्ता बंदर देखा गया था तो उससे काम लेने वाले मुसल्ला आदमियों की मौजूदगी भी खारिज अज़ इम्कान नहीं थी। अल्बर्टो की इस तरारी आवाजें
और गालियां उनको बआसानी हम लोगों की तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। एक बार अल्बर्टो को कुमक मिल जाती या ताकत का तवाजुन हमारे खिलाफ हो जाता तो हमारे जाल से निकलना नामुमकिन हो जाता जो अल्बर्टो ने हमारे लिए बिछाया था। मैं उन आवाजों के मंबा से थोड़ी ही दूर था कि अचानक मेरे कानों में वीरा की घुटी घुटी सी चीख आई। मेरी ही तरह उसे भी दूसरों के मुतवज्जा होने का अंदेशा लाक रहा होगा, इसलिए उसने अपनी बेसाख्ता चीख को हत्तुल इम्कान धीमा रखने की कोशिश की थी। यूं महसूस हुआ जैसे वीरा अल्बर्टो की किसी जवाबी कार्रवाई की सद में आ गई हो। उसकी वो चीख फौरन ही दबी दबी नाहमवार गुर्राटों में तब्दील होगी, जैसे वो तशद्दुद सहने के किसी मुसलसल अमल से दो चार हो चुकी हो। फिजा में मेरे दौड़ते हुए कदमों की आवाज पहले ही गूंज रही थी, फिर अचानक ही अंधेरे में किसी और के भागने की आवाजें आने लगी। मेरे असाब पर सनसनी अमेज हेजान तारी होने लगा। करीमा यह था कि भागने वाले के कदमों की तेज धमक बतदरीज दूर होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि अल्बर्टो मेरी मुदाखलत के इम्कान से खौफसदा होकर मैदान से भाग निकला था। वीरा की आवाजें मादूम हो चुकी थीं, मगर मैं अपने पहले से कायम किए हुए अंदाजे के बिना पर उसकी तरफ बढ़ता रहा। फिर अचानक ही मुझे रुक जाना पड़ा, क्योंकि मेरे आगे एक पथरीली ढलान फैली हुई थी और भागते हुए कदमों की आवाज बहुत दूर जा चुकी थी। वीरा, मैंने अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश करते हुए नशीब में फैली हुई तारीकी में नजरें दौड़ाते हुए ओले से पुकारा, ताकि मेरी आवाज ज्यादा दूर तक न फैल सके। वहीं ठहरो, मैं ऊपर आ रही हूँ। नशीब से उसकी चिल्लाती हुई आवाज उभरी। मालूम होता है को खबीस मार खाने के बावजूद भाग निकलने में कामयाब हो गया। तुम जहां हो वहीं ठहरी रहो। अब हमारा जीप की तरफ लौटना खतरनाक साबित होगा, हमें किसी और रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। मैंने उस खतरनाक ढलान पर उतरते हुए कहा। वो ढलान भुरभुरी मिट्टी और ढीले पत्थरों पर मुश्तमिल थी। उस पर अंधेरा मुस्तजाद था। मैं बहुत संभल कर उतरने के बावजूद कई बार फिसलने से बार बार बचा और हर मर्तबा कंकरों और पत्थरों का बड़ा सा ढेर नशीब में लुढ़कता चला गया। यह गनीमत रहा कि वीरा ऊपर से होने वाली उस नागहानी बौछार से महफूज रही। वीरा के पैर पिछली रात से जख्मी थे। वीरा ने उन जख्मों को मामूली खराशों से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी और किसी मरहम वगैरह के इस्तेमाल के नतीजे में उस काबिल हो चुकी थी कि किसी भी दुश्वारी के बगैर आसानी के साथ चल फिर रही थी। किसी भी जिस्मानी तकलीफ को खातिर में ना लाना उसका मजाज था। मेरे इस्तफसार पर उसने जलाए हुए अंदाज में उस पत्थर को कोसा जो उसकी जूती के नीचे से उचट गया था। अल्बर्टो ने उसका तवाजुन बिगड़ने का फायदा उठाते हुए उसे नीचे धकेल दिया। ढलान पर लुढ़कने की वजह से उसकी कौनियों वगैरह पर खराशियां आई थीं, जो कम अज कम इस वक्त नकलो हरकत में माने नहीं थी। वीरा को अपनी चोटों के एहसास से ज्यादा इस बात पर गुस्सा था कि उसकी जरा सी लग़ज़िश की वजह से हाथ आया हुआ शिकार निकल गया। उसका दावा था कि वो मजीद चंद सेकंड के लिए अपने कदमों पर चमी रहती तो अल्बर्टो को खाक चाकने पर मजबूर कर सकती थी। तरबीज याफ्ता बंदर पर नजर पड़ते ही तुम्हें अचानक क्या हो गया था? मैंने उसके साथ एक तरफ बढ़ते हुए सवाल किया। तुम अपनी जुबान बंद रखती तो बहुत कुछ सामने आ सकता था। ओह खुदा, वीरा हैरत से बोली। तो क्या तुम्हें अब भी अंदाजा नहीं हो सका कि वो हमें घेर कर अपनी कचार में ले जा रहा था, चाहे हमारा कोई पुरसान हाल न होता? मेरा माथा तो इसी वक्त तिनका था जब अल्बर्टो ने अपने आदमियों के साथ ड्राइवर को भी रवाना कर दिया था, मगर मैं सोच भी नहीं सका था कि वो स्पेशल टास्क फोर्स के हकीकी नुमाइंदों को वापस भेजकर हमें अपने खुफिया अड्डे पर ले जाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मैं ये सोचकर खामोश रह गया था कि वो शायद हमें जरूरत से ज्यादा खुश करने के चक्कर में उसे लौटा रहा है, लेकिन मेरे जहन से वो बोझ नहीं हट सका था। बंदर को देखते ही मेरे जहन में चमाका हुआ और मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। अल्बर्टो को बंदरों को सुधारने में काबिल रश्क महारत है। कोलंबिया में कर्नल जैसी जोन्स का ग्रोह मंशियात के नकलो हमल और खुफिया पैगामात रसानी में बंदरों को बकसरत इस्तेमाल करता है। इतनी खुली हुई बातें सामने आ जाने के बाद तुम्हारी मुसालियाना कोशिश बेसूद थी। वो समझ चुका है कि यहाँ उसकी शख्सियत बेनकाब हो चुकी है और सर्द जंग किसी भी लम्हे खुली महाजराई की सूरत इख्तियार कर सकती है। इसी ख्याल के तहत मैं खामोशी से उसकी तरफ चल दी थी। इस मामले को तूल देने के बजाय अब जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि फिंगरप्रिंट्स वाली बात ने उसे मुतासर किया होगा। इन वाकयात के बाद भी वो STF से फरार नहीं होगा। मेरा मकसद उसे अंधेरे में रखना था ताकि हमारी नाकामी की सूरत में वो फरार न हो सके। मेरा ख्याल है कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा हूँ, यह तो वक्त ही बता सकेगा। फिलहाल तो यहाँ से निकलने की फिक्र करो। वो पुरतशवीश अंदाज में बड़बड़ाई। मालूम होता है कि उन लोगों ने इस गैर इलाके के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लिया हुआ है और यहीं से अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। अल्बर्टो ने यहाँ मेरी तवक्का से ज्यादा हाथ पांव फैला लिए हैं। अभी तक मैंने पूरी तवज्जो उसकी जात पर मरकूज की हुई थी, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि उसने यहाँ पूरा नेटवर्क कायम किया हुआ है। ये गनीमत है कि उससे बराह रास्त तसादम होने के साथ ही उसका ये खुफिया ठिकाना भी हमारी नजरों में आ गया है। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठिकाना कहाँ? अभी तो हमने सिर्फ रास्ता ही देखा है, आगे जाकर यकीनन कोई इमारत वगैरह भी मौजूद होगी। हमें उसका भी सुराग लगाना पड़ेगा। ये बताओ कि तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? मैंने चौंक कर सवाल किया। मुझे आने वाली मुश्किलात का अंदाजा था, इसलिए वो दोनों पिस्तौल महफूज हैं। इसी वक्त ऊपर से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगी। हमने पेशकदमी तर्क करके अपनी तवज्जो उन ही आवाजों पर मरकूज की तो अंदाजा हुआ कि अल्बर्टो के आदमी हमारी तलाश में निकल पड़े थे और उनकी तरफ से हमें सामने आने की आदात की जा रही थी। आवाजों के सम से अंदाजा हो रहा था कि वो लोग
जीप के कुर्बो जवार में मौजूद थे। हम दोनों खामोशी के साथ खाड़ी में दुबक गए ताकि ऊपर से देखने वालों को हमारे हेवले भी नजर ना सके। मुझे डर था कि मारधाड़ में तुम अपने हथियारों से महरूम ना हो गई हो। पिस्तौल निकालने की नौबत ही नहीं आ सकी थी। उसने मेरी बात काट कर सरगोशियाना लहजा में कहा, मैं तो उस मरदूद को बेहोश करके काबू में करने के चक्कर में थी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया। फिर वही पैर मैं होले से गिरा। खुदा के लिए उसे भूल जाओ और अब आगे की फिक्र करो। लाओ एक पिस्तौल मुझे दे दो। बीम गन किसी खास सूरत पर ही इस्तेमाल करूंगा मैं। तुम हथियार डालकर सामने ना आए तो हम तुम्हें घेर कर मार डालेंगे। काफी फासले से एक चीखती हुई आवाज सुनाई थी, तुम इस इलाके से किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकोगे। अगर हम इस हुक्म पर अमल कर गुजरे तो खुशी और हैरत के मारे अल्बर्टो का हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने वीरा के कान में सरगोशी की, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वो गुराई, ऊपर मुसल्ला दुश्मनों का राज है और हमारे पास सिर्फ एक मैगजीन है जिसे खाली करने के बाद हमारे पिस्तौल लोहे के बेवकूफ टुकड़े बनकर रह जाएंगे। उन्हें यह भी अंदाजा है कि हम पैदल चलकर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं निकल सकते होंगे, इसलिए वो अपनी बेशतर तवज्जो इसी इलाके पर मरकूज रखेंगे। इसलिए हमें यहाँ से भागने की फिक्र करनी चाहिए। वो भी कर लेंगे, लेकिन तुम मुझ पर चढ़ी क्यों आ रही हो? इस अंधेरे और तन्हाई में कुछ फासला बरकरार रखो। मेरी खोपड़ी सनक गई तो हम दोनों ही काबिले एतराज हालत में पकड़े जाएंगे। इस बार मैं वाकई संजीदा था, क्योंकि वीरा के बदन और रेशमी बालों से फूटने वाली तेज हैवानी महकार मेरे नतनों में घुसकर मेरे हवास पर असर अंदाज हो रही थी। काश गजाला तुम्हारे इन आवारा ख्यालों से वाकिफ हो सके। वो शायद दांत पीसते हुए बोली थी, मौत के साय में भी तुम्हारे जहन में रंग रलियां मंडला रही हैं। उसने दूर सरकना चाहा, लेकिन मैंने इस्तरारी तौर पर उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर कस लिया। ऊपर से यके बाद दीगर 3 बेआवाज फायर हुए। सन्नाटे में खटखट की आवाजें नुमाया थी। वो अपनी दानिश में हमें खौफजदा करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वो वीराना राइफल के पुरशोर नगमे से गूंज उठा। शायद बेआवाज फायरों को नाकाफी समझते हुए धमाकों का इजहार जरूरी समझा गया था। थोड़े थोड़े वक्फे से मुख्तलिफ समतों में कई फायर किए गए और एक मरतबा फिर फिजा पर सन्नाटा छा गया। हम दोनों कई मिनट तक खामोश बैठे रहे। फिर वीरा ने बना कर मेरा हाथ कमर से निकाल दिया। आदमी बनो और यहाँ से निकलो। शायद वो आगे चले गए हैं। हम दोनों सीधे खड़े होने के बजाय झुककर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि कुछ फासले पर ढलान का सिलसिला खत्म होकर मैदान से मिलता हुआ नजर आता, जहाँ हमारे तारीख इंसानी हिवले दूर से भी देख लिए जाने का संगीन खतरा मौजूद था। अचानक मेरे ज़हन में यह ख्याल आया कि ऊपर दुश्मनों के नकलो हरकत के दौरान किसी गाड़ी के इंजन वगैरह का कोई शोर नहीं सुनाई दिया था। ना ही उन्होंने अल्बर्टो की छोड़ी हुई जीप को स्टार्ट करके अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। इसका मकसद था कि उसकी कमीनगाह कहीं आस पास ही थी। लेकिन हैरतनाक बात यह थी कि अल्बर्टो के साथ सफर करते हुए हमें इस इलाके में दूर दूर तक रोशनी की कोई रमक तक किसी इमारत के आसार नजर नहीं आए थे, जिसे सुराग बनाकर हम अपनी तलाश की इब्तिदा करते। मेरा इस मामले में मेरी हम ख्याल थी, लेकिन उसने मुझे फौरी तौर पर वापसी की इजाजत नहीं थी। उसका कहना था कि जीप में या उसके आसपास दुश्मन के किसी आदमी की मौजूदगी का कभी इम्कान था। वो अपनी जगह घात लगाए बैठा रहता और जब हम मैदान साफ पाकर जीप पर कब्जा करने की नीयत से ऊपर पहुंचते तो अचानक ही हमें बेबस करके पकड़ लेता। इस दलील में खासा वजन था। इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद के आखिरी सिरे से भी बहुत आगे थे। अगर हम इस कच्चे वीराने से निकलकर किसी न किसी तरह पुख्ता सड़क तक पहुंच जाते तो इस वीरान सड़क पर किसी सवारी का मिलना नामुमकिनात में से होता। इस्लामाबाद से मरी जाने वाली सड़क पर दिन में भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए सुबह के इन अवलीन लम्हात में वहां लिफ्ट मिलनी नामुमकिन थी। इस वीराने से फरार के लिए कोई ना कोई सवारी हमारी जरूरत थी और अल्बर्टो के आदमी हमारी जरूरत से बखूबी आगाह थे। एक तवील चक्कर काट कर हम अपने अंदाजे से बाएं तरफ हो लिए। इस समत में बरसाती पानी के तेज बहाव की काट से जमीन में एक गहरा नाला सा पैदा हो गया था। हम उसके सहारे चल पड़े। मेरा ख्याल था कि इस बार हम जीप के दूसरे पहलू से होकर 2 टीलों वाली इस दर्रे तक पहुंच सकते थे, जहां एक तरबियत याफ्ता बंदर ने अल्बर्टो की जीप को उस इलाके में दाखिल होने की इजाजत दी थी। मुझे काफी देर से सिगरेट की शदीद तलब सता रही थी, लेकिन वहां वो शौक मोहलक साबित हो सकता था। मैं सोच रहा था कि उन लोगों ने गाड़ी के जरिए इस इलाके में दाखिले के रास्ते पर सख्त कंट्रोल कायम किया हुआ था, लेकिन किसी बरकी बाढ़ वगैरह की गैर मौजूदगी में वहां से पैदल निकलने में कोई काबिल जिक्र दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। हम सड़क के किनारे किसी ओट में बैठकर सूरज तुलू होने का इंतजार कर सकते थे। वहां से इस्लामाबाद अगली समत में किसी आबादी तक पहुंचने की सूरत बाद में निकाली जा सकती थी। देखो, चलते चलते अचानक वीरा मेरा बाजू खींचे हुए मध्यम हज़ियानी आवाज में बोली और मैं गैर इरादी तौर पर उसके साथ जमीन पर बैठता चला गया। मैंने उसकी बताई हुई समत में नाले के दाहिने किनारे की तरफ देखा तो मुझे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। मैं कई सेकंड तक अंधेरे में आंखें पाड़ पाड़ कर इधर उधर घूरता रहा। फिर वीरा की उलझन अमेज आवाज ने मुझे चुका दिया। मैंने अभी भी वहां एक मोहतारक केवला देखा था जो मेरे बोलते ही गायब हो गया। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में हजारों चींटियां से रेंगती हुई महसूस हुई। इस वक्त हमारे एतबार से बहुत बुरी पोजीशन में थे। हम खुश्क बरसाती नाले की तह में थे और हमारे दोनों तरफ ऊंचाइयां थीं जहां से दुश्मन हमें ताक ताक कर निशानेबाजी कर सकता था। मैंने वीरा का हाथ थमकर फौरन नाले के बाएं किनारे की तरफ तोड़ लगा थी। हम चंद कदम गए होंगे कि अचानक पूछ से कोई लिजलिजा वजूद मेरे ऊपर आ पड़ा।
इस वजूद का झटका मेरे साथ ही वीरा ने भी महसूस किया। मैंने पूरी कुव्वत से कोनी चलाई और इसी लम्हे मुझे अदराक हुआ कि मेरा मुकाबला अपने किसी हम सर वजूद से नहीं था, बल्कि वो एक बंदर था जो नहायत खामोशी के साथ उछलकर मेरे शानों पर आ पड़ा था और अपनी इस्तखानी उंगलियां मेरे दोनों शानों की कुछ मखसूस रगों में चुबाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान में मैंने अपनी पूरी शौरी कोशिश से कोई आवाज नहीं निकाली थी। बंदर भी हैरतनाक तौर पर बिल्कुल खामोश रहकर अपनी जारहाना कार्रवाइयों में मसरूफ था। मैंने पूरी कुव्वत के साथ झटका देकर अपने बदन को आगे की तरफ झुकाया और बंदर मेरी शानों पर अपनी गिरफ्त खोकर फिजा में उड़ता हुआ मेरे सामने आ गिरा। फायर न करना। वीरा को बंदर पर पिस्तौल तानते देखकर मैंने जल्दी से कहा और बंदर के पेट में पूरी कुव्वत से लात रसीद करने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ दी और मैं फिजा में लहरा कर रह गया। वो दरमियानी जिसामत का एक सेहतमंद बंदर था और 100% पालतू बल्कि तरबियत याफ्ता नजर आ रहा था। वो हम दोनों से जरा भी खौफजदा नहीं था। उसने महफूज फासले से सर मटकाते हुए हम दोनों का जायजा लिया और बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर फिजा में छलांग मार कर वीरा के सीने पर आ रहा। बंदर के टकराते ही वीरा एक हल्की सी आवाज के साथ पुश्त के बल जमीन पर गिर गई। मैं लपक कर पीछे से बंदर की गर्दन दबोच ली। इस बार बंदर का रद्द अमल वहशाना साबित हुआ। उसने अपने दहाने से गुसीली आवाज निकालते हुए पंजों से मेरे हाथों पर हमला कर दिया और मुझे फौरी तौर पर उसकी गर्दन छोड़ देनी पड़ी। गिरते हुए बंदर के वजूद को वीरा ने अपनी ठोकर से उड़ा दिया। इस बार बंदर को अंदाजा हो गया कि वह हम दोनों से नहीं जी सकेगा। उसने जमीन पर टिकते ही हम दोनों की तरफ देखा और पूरी कुव्वत से इसी समत दौड़ लगा दी जिधर हम चाह रहे थे। ये पिटकर अपने ठिकाने की तरफ भागा है, मैंने उजलत के आलम में कहा। इसके पीछे वो लो, शायद हमें फरार का बेहतर मौका मिल जाए। ये कहते ही मैंने बंदर के पीछे दौड़ लगा दी। जरा सी ही देर में बंदर हमारी निगाहों से अंधेरे में ओझल हो गया। अंधेरा ना भी होता तो हम उसकी रफ्तार का साथ नहीं दे सकते थे। उसके गायब होने से पहले हमने ये जरूर देख लिया था कि वो आगे चलकर खुश्क बरसाती नाले के साथ जाने के बजाय दाहिनी तरफ हो लिया था। हम भी खामोशी से उस समत में बढ़ते रहे। चंद मिनट के बाद जब सामने दरख्तों का एक गंज स्याह थब्बे की सूरत में नजर आया तो हमें पहली बार अंदाजा हुआ कि हम लोग एक गैर महसूस ढलान पर चढ़ रहे थे। ढलान की दूसरी जानब होने की वजह से वो गंज हमारी नजरों से ओझल था, लेकिन चढ़ाई खत्म होते ही नजर आने लगा था, वरना हम उस गंज से कभी भी बहुत दूर नहीं रहे थे। इस इलाके में इस वक्त तक हमें दरख्तों वगैरह की अफजाइश के आसार नजर नहीं आए थे, इसलिए इस धब्बे के बारे में तजस्सुस का पैदा होना कुदरती अमर था। फिर हमें दरख्तों के तारीख हेवलों के दरमियान किसी मुख्तसर सी इमारत का तारीख तर हेवला भी नजर आने लगा और मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार यक व यक तेज होगी। 2 टीलों वाले रास्ते पर एक तरबियत याफ्ता बंदर की मौजूदगी, फिर अल्बर्ट 2 के फरार के बाद इन एतराफ में मुतअद्दिद अफराद की पुरस्रार नकलो हरकत और फायरिंग के बाद एक और बंदर से हमारा मुकाबला इस अमर की गुमाजी कर रहा था कि वहां जो लोग भी काबिज थे इस वक्त भी पूरी तरह चौकन्ने और बेतार थे। दूसरी तरफ वहां दरख्तों में गिरी हुई वही एक इमारत नजर आ रही थी और आसार बता रहे थे कि वहां दूर दूर तक किसी और मकान या आबादी का वजूद नहीं पाया जाता था। यह इम्कान गालिब था कि वो इमारत इन ही लोगों के तसर्रुफ में थी, लेकिन वहां फैला हुआ घोर अंधेरा कोई और ही कहानी सुना रहा था। यह बात भी करीने कयास नहीं लगती थी कि उन्होंने अपने इलाके में कुछ गैर मुतलका अफराद के घुस आने की वजह से एहतियातन इस इमारत की तमाम रोशनियां गुल कर थी। हमने आने वाले किसी बुरे वक्त के लिए अपनी तवानाइयां महफूज रखने के लिए भागने का सिलसिला मौकूफ करके अपनी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त कर थी। वीरा इस इमारत के करीब जाने के हक में नहीं थी। हमें इन लोगों की नफरी और हथियारों की नोयत के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसका ख्याल था कि उधर जाना भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ हो सकता था। बेहतर सूरत यह होती कि अव्वल खान के आ जाने के बाद भारी कुमक के साथ इस इलाके का मुहासरा करके कार्रवाई की जाती और वहां मौजूद हर जी रूह को पकड़ लिया जाता, लेकिन मुझे उससे इख्तलाफ था। स्पेशल टास्क फोर्स की बात और थी। वो सरकारी तंजीम न सही, लेकिन बज़ाहिर उससे रियासती इदारों की भरपूर पुष्टपनाही हासिल थी, इसलिए वो लोग हर जगह भारी लाव लश्कर रखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते थे। और अल्बर्ट 2 अपनी पोजीशन का मुजरमाना फायदा उठाते हुए STF के मुहिब वतन कारिंदों को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर गुजरता था। लेकिन अल्बर्ट 2 बजाते खुद एक मुजरिम था। उसका दोहरा किरदार सख्त तरीन राजदारी का मुंतकाजी था। इसी वजह से वो इंसानी सलाहियतों से इस्तेफादा करने के बजाय हत्तुल इम्कान बंदरों से काम ले रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि उसका साथ देने वालों की तादाद चंद अफराद पर मुश्तमिल होगी। अगर उनमें से 2-4 हमारी तलाश में निकले हुए थे तो उस इमारत में किसी बड़े मुकाबले का इम्कान नहीं रह जाता था। अगर हम उनसे लड़ भिड़ कर उन्हें जेर करने में नाकाम रहते, होशियारी के साथ पसपाई की राह जरूर इख्तियार कर सकते थे। वीरा मुझे कायल कर सकी, ना मैं उसे उसके मुआक्कब से हटाने में कामयाब हो सका। अलबत्ता वो हर हाल में मेरा साथ देने पर जरूर आमादा थी। इस वीराने में वो सरसब्ज किता जमीन रात के अंधेरे में अजीबा से भी समा बांध रहा था। करीब पहुंचने पर हम दोनों अपनी पुश्त से पुश्त मिलाकर दरख्तों की ओट में हो गए ताकि अपने चारों तरफ निगाह रख सकें। हम इस पोजीशन में खड़े हुए खासा वक्त गुजर गया, लेकिन कहीं से कोई आहट या सरसराहट तक नहीं सुनाई थी।
तारीकी भी इतनी घनी और घूर थी कि उसमें रोशनी की एक किरण तक का वजूद नहीं था। वो मुख्तसर से रकबे पर बना हुआ कदीम तर्ज का एक मंजिला मकान था, जिसकी खिड़कियां ठोस लकड़ी की बनी हुई थी। उनमें शीशा सिरे से इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। यहाँ तो मैदान साफ मालूम होता है। वीरा ने मेरे कान के करीब सरगोशी की। ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत जगह सर मार रहे हैं। मैं उसे इशारा करके एक तरफ बढ़ गया। वहां से वापस लौटने से पहले अच्छी तरह कुर्बो जवार का मैं जायजा लेना चाहता था। दरख्तों के दरमियान एक मकाम पर हैंड पंप नजर आया, जिसके नीचे जमीन में अच्छी खासी नमी मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वो कोई मतरूखा मकान नहीं था। तकरीबन पूरी इमारत का तवाफ कर लेने के बाद हम दरख्तों की ओर से निकलकर खुली जगह में आए तो अचानक की एक पाटदार आवाज ने हमें बुरी तरह चौंका दिया। हाथ ऊपर उठा दो, तुम लोग घेर लिए गए हो। वीरा ने उस धमकी की परवाह किए बगैर गुंजान दरख्तों में छलांग लगा दी। मैं भी बिना सोचे समझे उसकी तकलीद कर गुजरा। फौरन फायर हुआ और गोली मेरे सिर से जरा फासले से गुजर गई। फिर दूसरा फायर हुआ। इस बार हम उसकी जद से बाहर थे। वो फायर भी आवाज नहीं थे और गोलियां भी यके बाद दीगरे चलाई गई थी। कोई फायर करने वाला अकेला ही था। हम दरख्तों के दरमियान से गुजरकर इमारत के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उस बार हमारे सितारे गर्दिश में आ चुके थे। अचानक ही ऊपर से कोई वजनी चीज फैलती हुई हमारे ऊपर आ गिरी। हमने उससे बचकर भागना चाहा, मगर उसी वक्त हमारे कदमों के नीचे से जमीन सिरकने लगी। फिर हम दोनों ही गिर गए। फंदों पर हाथ पड़ते ही मुझे अंदाजा हो गया कि हमारे गिर्द जाल फेंका गया था। हम उसमें फंस चुके थे और जाल तेजी के साथ खींचा जा रहा था। इसी के साथ एक चौबी खिड़की पुरशोर आवाज के साथ खुली और रोशनी की चादर बाहर तक फैल गई। फिर कहीं से एक आदमी कूदकर हमारे सामने आ गया। ये उसकी खुली हमाकत थी। हम बहुत आसानी के साथ उसे गोली मार सकते थे, लेकिन उसके नतीजे में शायद हमें फौरन ही भून डाला जाता, क्योंकि उसी लम्हे अंधेरे में से बेआवाज फायर हुए और मुतअद्दिद गोलियां आसमान की तरफ तैरती चली गईं। तुम लोगों ने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बदन चल निकाल डालूंगा। अंधेरे में से घुर्राती आवाज बुलंद हुई।